ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो सभी को मेरा नमस्कार। अभी जो कविता हम शुरू कर रहे हैं, इस पोएम को विलियम बटलर यीट्स ने लिखा है और ये अंग्रेजी के एक बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। और इन्होंने जो कविता लिखी है, इसका टाइटल है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको विलियम बटलर यीट्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे आप इस कविता में देखेंगे, ये दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री। ये बहुत प्रसिद्ध कविता है विलियम बटलर यीट्स की, और इसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है। ये कविता दिखाती है कवि की तीव्र इच्छा है शांति के लिए और अकेलेपन के लिए, और कहाँ पर, इनिस्फ्री नाम की जगह पर। और ये इनिस्फ्री क्या है? ए प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। बचपन में कवि ने यहाँ पर इनिस्फ्री नाम की जगह पर अपना काफ़ी समय व्यतीत किया है, और उसी इनिस्फ्री द्वीप पर कवि कुछ शांति और अकेलापन प्राप्त करना चाहता है। ये उसकी बड़ी तीव्र इच्छा है, और ये कविता उसी चीज़ को एक्सप्लोर करती है। विलियम बटलर यीट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि विलियम बटलर यीट्स जो थे, उन्होंने ये कविता 1890 में लिखी थी, 1890 में। और ये इनिस्फ्री जो है, जिसका यहाँ बार बार जिक्र हो रहा है, 1890 में उन्होंने ये कविता लिखी थी, जब वो लंदन में रहा करते थे। उस समय उन्होंने कविता लिखी थी। और इस कविता को लिखने का जो आइडिया आया कवि को, वो कहाँ से आया था? एक दिन कवि जो है, एक केमिस्ट की शॉप थी, उसमें उन्होंने एक पानी का फव्वारा देखा। तो जब उन्होंने उस पानी का फव्वारा देखा, तो पानी का फव्वारा देखते ही, द साइट ऑफ द फाउंटेन, जब उन्होंने पानी का फव्वारा देखा, उसकी साइट देखी, तो उसको देखते ही कवि को रिमाइंड हो गया वही आइलैंड। यानी कौन सा आइलैंड? इनिस्फ्री नाम का द्वीप कवि को रिमाइंड हो गया, याद आ गया। और ये वो द्वीप था जिस पर कवि ने अपना बचपन गुजारा था। कवि इनिस्फ्री द्वीप पर काफ़ी लंबे समय तक अपने बचपन में रहा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। तो इसलिए उसको अपनी वो चीज़ें याद आ गई, उसे उस द्वीप की ब्यूटीफुल साइट्स याद आ गई, और उस द्वीप पर जो नदी थी, जिसका पानी, उसकी लहरें, जिसके साथ वो खेला रहा, वो सब चीज़ें कवि को रिमाइंड हो गई। और उसी समय उन्होंने इस कविता का कलेक्शन किया। और ये जो द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है, ये विलियम बटलर यीट्स का एक वॉल्यूम था जिसका नाम था द रोज। उनका एक वॉल्यूम था जिसका नाम था द रोज। उस वॉल्यूम की कविताओं में से ये एक है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। और 1890 में W.B. यीट्स ने लिखा इसको, और इसमें कवि बहुत अच्छे से वर्णन करता है कि मैं इनिस्फ्री पर जाना चाहता हूँ। अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। कहता है कविता सिंबॉलिक है, बहुत अच्छी कविता है। थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से आनंद आएगा, समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। आई विल अराइज एंड गो नाउ। कवि कहता है कि मैं अब जाना चाहता हूँ। कहाँ पर? एंड गो टू इनिस्फ्री, और इनिस्फ्री पर जाना चाहता हूँ। अभी इनिस्फ्री के बारे में मैंने बताया। इनिस्फ्री आयरलैंड के अंदर एक जगह है, स्लीगो, और उस स्लीगो के पास एक झील है, और उस झील के अंदर ये एक छोटा सा द्वीप है इनिस्फ्री। यहाँ पर बटलर अपने दादा दादी के साथ बहुत लंबे समय तक रहा बचपन में, तो उसी को ये रिमाइंड करता है इस कविता में। कहता है मैं जागूंगा और मैं चला जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ। एंड गो टू इनिस्फ्री, और इनिस्फ्री पर जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा इनिस्फ्री पर। यहाँ पर, कहाँ पर? इनिस्फ्री पर मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो बना होगा मिट्टी से और टहनियों से। यानी इनिस्फ्री द्वीप पर मुझे जो मिट्टी मिलेगी और जो मुझे टहनियाँ मिलेंगी, उससे मैं वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा। अब इस पोयम की असली सुंदरता को आप समझिए। देखिए, कवि ये कहना चाहता है कि मैं इनिस्फ्री पर जाऊंगा। नाउ जो शब्द है,
ये दिखाता है कवि की तीव्र इच्छा को, कि कवि की बड़ी लॉन्गिंग डिज़ायर है कि मुझे इनिस्फ्री पर अब चले जाना चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि कवि लंदन की इस भीड़ भाड़ वाली जगह से, इस जीवन शैली से थक गया है और उसे अपने बचपन की वो याद आती है कि मुझे वहाँ जाकर उसी तरीके से रहना चाहिए। और इस कविता की शुरू की जो इंट्रोडक्टरी लाइन्स हैं उनमें वो लिखता है कि उसकी पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए वो इनिस्फ्री पर जाना चाहता है, शांति और एकाकीपन उसे चाहिए। तो लंदन की जो भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी है, भागदौड़ वाली ज़िंदगी, उससे वो थक गया है और कहता है कि मैं अभी जाऊँगा। ये कवि की उतावलेपन को दिखाती हैं, ये शब्द उतावलेपन को दिखा रहा है कि वो अभी जाना चाहता है और कहता है वहाँ पर मैं ये सब बनाऊँगा। और कहता है 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर मैं 9 सेम की फलियों की लाइनें लगाऊंगा, यानी बीज लगाऊंगा, और एक छत्ता रखूँगा हनी बी के लिए, मधुमक्खी से शहद प्राप्त करने के लिए एक हनी बी का मैं हाई भी रखूँगा, एक छत्ता भी रखूँगा। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मैं इनिस्फ्री पर जाकर के कुछ भी चीज़ बाहर की नहीं चाहता, मैं अपनी खाने की और वेजिटेबल्स के रूप में हो, चाहे कुछ खाने के रूप में हो, चाहे मुझे कुछ और चीज़ चाहिए, वो सब उन चीज़ों का प्रबंध मैं वहीं पर करना चाहता हूँ। ये लाइन हमें दिखाते हैं कि कवि ये कहता है कि मुझे सब चीज़ों का प्रबंध वहीं करना है, मुझे मधुमक्खियों से शहद चाहिए तो मैं छत्ता कर लूँगा वहाँ पर प्रबंध, और मुझे वहाँ पर 9 सेम की फलियों की लाइनें लगाकर मैं उससे अपनी सब्जियाँ इत्यादि प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये पहला पैरा जो है ना, कवि की तीव्र इच्छा को दिखाता है कि मुझे तुरंत जाना है इनिस्फ्री पर, और एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं बिल्कुल अकेला रहूँगा। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, लाइव अलोन, रहूँगा बिल्कुल अकेला, कहाँ पर, बी लाउड ग्लेड, मधुमक्खियों की आवाज़ से गूंज रही जगह पर, मधुमक्खियों की आवाज़ से वो इलाका गूंज रहा होगा और उस इलाके पर मैं बिल्कुल अकेला रहूँगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा। यानी ये शब्द लाइव अलोन, नाउ, ये दोनों शब्द ये दिखाते हैं कि कवि बिल्कुल शहरी लाइफ से बोर हो गया है और अब वो एकाकी जीवन जीना चाहता है, इसलिए उसने इनिस्फ्री का चयन किया, उसने सेलेक्ट किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस पहले जो ये 4 लाइनें हैं, इनके अंदर एक और भी महत्व का विषय है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि मैं वहाँ पर जो केबिन बनाऊँगा ना, क्ले और वेटल्स, मिट्टी का और टहनियों का बनाऊँगा। यानी कवि लंदन के जो पक्के मकान हैं या पक्की बिल्डिंग्स हैं उनसे थक गया है, कहता है मैं प्रकृति की छाँव में रहूँगा और प्रकृति के हिसाब से वहाँ पर बिल्कुल, देखिए दिस इज़ ए कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है कि एक तरफ कवि लंदन में रहता है जहाँ पक्के मकान हैं, पक्की सड़कें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, कंक्रीट भरा पड़ा है, दूसरी तरफ कवि ये कहता है कि मुझे तो मिट्टी और टहनियों से ही झोपड़ी बनानी है। तो यानी कि कवि ठीक एक दूसरे के अपोजिट चीज़ों का वर्णन यहाँ पर कर रहा है। उसमें लंदन के अंदर होम सिकनेस है, अब वो शांति चाहता है, इसलिए वो सब चीज़ें कर रहा है। नेक्स्ट, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ पर कुछ, देयर इस शब्द पर ध्यान दीजिए, आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिल जाए। अब इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कवि कह रहा है मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिल जाए। इसका मतलब ये है कि जहाँ मैं अब रह रहा हूँ वहाँ पर मेरे पास शांति नहीं है, मैं शांति चाहता हूँ, मुझे पीस चाहिए, और कहता है वहाँ पर मुझे कुछ शांति मिल ही जाएगी। तो इसका मतलब है लंदन के जीवन में अब शांति नहीं है, तो कवि लंदन के जीवन से थक गया, इसलिए वहाँ जाना चाहता है। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, कहता है शांति जो आती है ना, ड्रॉपिंग धीरे धीरे, स्लो धीरे धीरे, ड्रॉपिंग बूंदों की भांति आती है। कवि चाहता है कि उसे शांति मिले तो किस तरह मिले, जैसे आसमान से बूंदें गिरती हैं, जैसे आसमान से धुंध आती है, जैसे आसमान से ओस की बूंदें आती हैं, ठीक इसी प्रकार कवि शांति प्राप्त करना चाहता है। मुझे शांति चाहिए बिल्कुल धीरे धीरे। और आगे लिखता है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग,
ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, कहता है कि मुझे शांति वेल्स ऑफ द मॉर्निंग से चाहिए। वेल्स होता है आवरण, पर्दा। सुबह सुबह जब सूर्य निकले, सूर्य निकलने का समय हो, जब रात छटे, सूर्य निकले, सुबह होने वाली हो, तो वहाँ पर मुझे सुबह के उस पर्दे से, आवरण से शांति मिले, ऐसा कवि सोच रहा है। वेयर द क्रिकेट सिंग, और कहता है कि सुबह के समय जब वहाँ पर क्रिकेट, एक पंख वाला एक जीव होता है छोटा सा, तो कहता है कि सुबह के समय जब वहाँ पर क्रिकेट नाम का जीव गा रहा हो, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। जहाँ पर क्रिकेट नाम का एक जीव, छोटा सा जीव गाता हो, जहाँ पर शांति सुबह सुबह पर्दे आवरण में लिपटी हुई मुझे मिलती हो। यहाँ पर आप कवि की इमेजिनेशन देखिए। कवि सीधा ये नहीं कह रहा है कि मुझे शांति चाहिए। कवि कहता है जैसे सुबह की, जैसे ही सुबह का वातावरण हो, सुबह का आवरण हो, तो उस सुबह सुबह मुझे शांति प्राप्त होते ही मुझे अच्छा लगेगा। और इसके आगे लिखता है, मिडनाइट देयर मिडनाइट इज ऑल ए ग्लीमर, और कहता है वहाँ पर आधी रात हो, उसमें टिमटिमाते हुए सितारे दिखाई दे। यानी कवि अपने बचपन को याद कर रहा है, क्योंकि इनिस्फ्री पर वो रहा है, बचपन को याद कर रहा है। उसने बचपन में रात देखी होगी इनिस्फ्री द्वीप पर, तो कहता है कि उस समय आधी रात जब इनिस्फ्री पर होती है, तो वहाँ पर रात के समय तारे टिमटिमाते हैं। मुझे वही शांति एक बार फिर से चाहिए, जहाँ पर जो स्टार्स हैं वो धीरे 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 चमकते हुए दिखाई देते हैं रात के समय। और एंड नून अ पर्पल ग्लो, और कहते हैं दोपहर का जो समय होता है उसमें पर्पल आभा छा जाती है वहाँ पर, ग्लो आभा। कहता है रात के समय तो टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दें, और जो दोपहर का समय हो उसमें सूर्य की रोशनी ऐसी दिखाई दे जैसे पर्पल कलर होता है। सूर्य की रोशनी में पर्पल कलर की आभा दिखाई दे, ये कवि चाहता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और कहता है शाम जब हो इनिस्फ्री द्वीप पर, तो वहाँ पर लिनेट नाम के पक्षी के पंख ही पंख दिखाई दे। लिनेट नाम का पक्षी, यहाँ पर लिनेट्स विंग का अर्थ है कि लिनेट के बहुत से पंख दिखाई दें। शाम के समय जब लिनेट नाम का पक्षी अपने बचपन को याद कर रहा है W.B. येट्स, और कहता है शाम के समय जब इनिस्फ्री द्वीप पर लिनेट नाम के पक्षी लौटते हैं तो उनकी आवाज़ से आसमान गूंजता है। तो कहता है कि मुझे लिनेट नाम के वो पक्षी लौटते हुए दिखाई दें, मुझे दोपहर में पर्पल रंग की आभा दिखाई दे, मुझे रात में टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दें, और कहता है सुबह की शांति ऐसे उतरे जैसे सुबह के आवरण से ओस उतरती है या मिस्ट या धुंध सब आता है। ऐसी शांति चाहिए। यानी कवि शांति भी बड़े धीरे धीरे चाहता है। एक्साइटेड नहीं है वो कि मुझे सब कुछ एकदम चाहिए। वो कहता है ये जैसे प्रकृति ने दिया है, धीरे धीरे जैसे नेचर ने दिया है, वैसा ही मुझे चाहिए। और इसके बाद है आई विल अराइज एंड गो नाउ। फिर से वही रिपीटिशन है इस लाइन का, आई विल अराइज एंड गो नाउ। ये पहली लाइन का रिपीटिशन आ गया है, रिपीट कर रहा है कि मैं बिल्कुल अभी जाऊंगा। एंड ऑलवेज नाइट एंड डे, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए, दिन और रात के लिए, नाइट एंड डे, मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। यानी कवि पूरी तरह से अर्बन लाइफ से थक गया है। मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूँ, हमेशा रात और दिन में वही रहना चाहता हूँ। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाई द शोर। कहता है मैं सुन सकता हूँ झील का पानी लैपिंग, आवाज कर रहा है धीरे धीरे। जब झील का पानी धीरे धीरे आवाज कर रहा है तटों से टकराते हुए, तो मैं उसको सुन सकता हूँ। हालांकि इस समय कवि वास्तविक रूप से इस समय कवि लंदन के अंदर है, इनिस्फ्री में नहीं है। वो अपनी मेमोरीज के अंदर बचपन की बातों को रिकलेक्ट कर रहा है इनिस्फ्री द्वीप की, और कहता है कि मुझे सुनाई दे रहा है झील का पानी
जो किनारे से टकरा रहा है वो धीरे धीरे मुझे सुनाई दे रहा है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, देखो नेक्स्ट लाइन में इसने और स्पष्ट कर दिया, जब मैं पक्के रास्ते पर खड़ा हूँ, एक पगडंडी पर खड़ा हूँ, तो कहता है आई हियर इट, मैं इसे सुन सकता हूँ मेरे हृदय की आंतरिक गहराइयों से। डीप हार्ट्स कॉल, मैं अपने दिल की आंतरिक गहराइयों, अंदर की गहराइयों से उस पानी की आवाज़ को सुन सकता हूँ। हालांकि इस समय वास्तविकता ये है कि कवि वास्तव में इनिस्फ्री पर नहीं है, इनिस्फ्री पर नहीं है, लेकिन वो वास्तव में इंग्लैंड में है और उन चीज़ों को रिकलेक्ट कर रहा है। तो इस कविता के अंदर बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो इसकी पिक्टोरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कविता जब हम पढ़ते जाते हैं तो लगता है जैसे पिक्चर हमारे दिमाग के सामने चल रही है, ये तस्वीर हमारे दिमाग के सामने चल रही है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो पिक्टोरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है W.B. येट्स की इस कविता की। और दूसरा, इस कविता का जो मुख्य विषय है वो ये है कि कवि शहरी लाइफ से थक गया है, इसलिए वो इनिस्फ्री पर जाना चाहता है। और इनिस्फ्री कोई काल्पनिक जगह नहीं है, इमेजिनेटिव पैलेस नहीं है। आयरलैंड के अंदर स्लीगो नाम का एक जगह है, उस स्लीगो नाम की जगह पर ये इनिस्फ्री नाम का छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर कवि ने अपना बचपन गुजारा था। दूसरा, कवि शांति तो चाहता है, लेकिन वो किस तरह चाहता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द नेचर प्रोसेस, प्रकृति की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही चाहता है। मॉर्निंग में मुझे ये मिले, रात में मुझे ये मिले, दोपहर में मुझे ऐसा मिले, शाम को मुझे ऐसा मिले। और अंत में इसमें कुछ शब्द आए हैं, देखिए, नाउ लाइव एलोन, बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे कोई साथ नहीं चाहिए, अभी जाना चाहता हूँ। इसके अलावा देयर, मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो लाइन रिपीटिशन है ये दिखाती है कि कवि बिल्कुल ही शहरी लाइफ को पसंद नहीं कर रहा है। और अंत में ये जो लाइनें हैं, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, मैं झील के पानी की किनारों से टकराती हुई आवाज़ को अपने दिल में सुन सकता हूँ जब मैं इस लंदन की किसी रोड पर पक्के रास्ते पर खड़ा हूँ, तो भी मैं उसको अपने डीप हार्ट कोर में सुन सकता हूँ। यानी कवि अपने बचपन की उन चीज़ों को, इनिस्फ्री द्वीप पर बिताए उन दिनों को लंदन में एक रोड पर खड़ा होकर भी सुन सकता है। थैंक यू।